वेलकम बैक टू द चैनल बायो क्लासेस चैनल में सबका बहुत बहुत स्वागत है। सभी बच्चों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। हम आज शुरू करेंगे नया चैप्टर जो कि है चैप्टर नंबर 8, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, जिसके बारे में आपने अर्लियर क्लासेस में हर क्लास में 8th में 9th में इस सेल के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। तो बहुत सारी चीज़ें इसमें आपको नोन भी होंगी, कुछ चीज़ें नई भी होंगी। तो लेक्चर के साथ बने रहिए और चैनल को देखते रहिए बायो क्लासेस। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। सेल क्या होता है? सेल जो होता है वो स्मॉलेस्ट यूनिट है लाइफ की, जिसमें लाइफ की सारी प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। सभी ऑर्गेनिजम्स ये बने होते हैं सेल से। तो सेल को स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं, क्योंकि हर एक सेल में फंक्शंस, लाइफ फंक्शंस होते हैं, इसलिए इसको स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ, क्योंकि स्मॉलेस्ट यूनिट है इसलिए स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। और सारे फंक्शंस, लाइफ फंक्शंस होते हैं, प्रोसेसेस होते हैं हर एक सेल में, इसलिए इसे फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ भी कहा जाता है। ये आपको पता होगा। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के एग्जांपल हैं जैसे बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, बहुत सारे एल्गीज। इनकी बॉडी एक सेल से बनी होती है, इसलिए इन्हें यूनिसेलुलर कहते हैं। मल्टीसेलुलर, जिनकी बॉडी बहुत सारे मेनी सेल्स की बनी होती है, उन्हें फंगाई, प्लांट, एनिमल्स, ये क्या है? मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। कुछ साइंटिस्ट के नेम्स इंपॉर्टेंट हैं। माइलस्टोन्स इन द डिस्कवरी ऑफ सेल, इनके नाम आपको याद रखने चाहिए। रॉबर्ट हुक 1665 में, इनके एक इंग्लिश साइंटिस्ट थे। इन्होंने डिस्कवर किया सेल और टर्म दिया, कॉइन्ड द टर्म सेल। एक्चुअली इन्होंने जो डिस्कवर किया, उन्होंने जो एग्जामिन किया, दैट वाज स्लाइस ऑफ कॉर्क। वो इस तरह की चीज़ उन्होंने सेल्फ डिज़ाइन कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखी, और जो इन्हें दिखाई दिए कंपार्टमेंट्स, हनी बी की तरह के कंपार्टमेंट्स, वो एक्चुअल में क्या थे? सेल वॉल थे, डेड सेल्स थी, जिसमें केवल सेल वॉल थी। उसके बाद 1672 में एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉफ ने बैक्टीरिया, स्पर्म और आरबीसी सेल को देखा। ठीक है, लिविंग सेल्स को सबसे पहले ल्यूवेनहॉफ ने देखा, और सबसे पहले सेल को देखा इसने, बुक में देखा, लेकिन वो क्या थी? डेड सेल्स थी, केवल सेल वॉल को उन्हें ऑब्जर्व किया, लिविंग सेल को ल्यूवेनहॉफ ने ऑब्जर्व किया। 1831 में रॉबर्ट ब्राउन, जो कि इंग्लिशमैन थे, उन्होंने न्यूक्लियस को ऑब्जर्व किया। ठीक है, किसी भी सेल में 3 मेन कंपोनेंट्स होते हैं: सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और डीएनए। डीएनए प्रोकैरियोट्स में नेकेड होते हैं, मतलब ये किसी मेम्ब्रेन से कवर्ड नहीं होते, किसी मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर के अंदर नहीं पाए जाते हैं। ये एज सच साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं प्रोकैरियोट्स में, जैसे बैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी में ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर नहीं होते हैं, ये साइटोप्लाज्म में होते हैं। मेच्योर प्लांट सेल्स के साइटोप्लाज्म में लार्ज वैक्यूल्स पाए जाते हैं, जो कि एनिमल सेल्स में नहीं पाए जाते हैं या बहुत छोटे पाए जाते हैं, जिनमें क्या होता है? बहुत से क्रिस्टल्स, पिगमेंट्स, न्यूट्रिएंट्स, ये भी इसमें पाए जाते हैं वैक्यूल्स में इन लिक्विड फॉर्म। सेल थियरी जॉइंटली ये दी गई थी बाय श्लीडेन एंड श्वान। श्लीडेन जो कि एक जर्मन बोटानिस्ट थे, और श्वान जो कि एक ब्रिटिश ज़ूलॉजिस्ट थे। उन्होंने अपना एक पेपर पब्लिश किया। द पेपर नेम वॉज माइक्रोस्कोपिक इन्वेस्टिगेशंस ऑन द सिमिलैरिटी ऑफ स्ट्रक्चर एंड ग्रोथ इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। ठीक है, और इन्होंने ये प्रपोज किया कि एनिमल्स और प्लांट्स की बॉडी जो है ये सेल से और सेल के प्रोडक्ट से मिलकर बनी होती है। ठीक है, तो ये दो नाम इंपॉर्टेंट है, श्लीडेन एंड श्वान। श्लीडेन जर्मन है, ये बोटानिस्ट है, और श्वान जो है ये इंग्लिशमैन है और ये ज़ूलॉजिस्ट है।
1855 में इसके बाद जर्मन मेडिकल डॉक्टर रॉडल्फ बिरचॉफ इन्होंने ऑब्जर्व किया कि सेल्स डिवाइड करती हैं, ठीक है, और फिर उन्होंने बताया कि ऑल सेल कम फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स बाय सेल डिवीजन। सारी जितनी भी सेल्स हैं वो प्री एग्जिस्टिंग किसी सेल के डिवीजन से बनी होती हैं। उन्होंने कहा ऑमनिस सेलुला ई सेलुली, जिसका मतलब, जिस स्टेटमेंट का मतलब ये है, ठीक है। तो इस तरह से जो मॉडर्न सेल थ्योरी है वर्डशॉ के स्टेटमेंट को मिला करके इस तरह से समझी गई कि ऑल लिविंग बीइंग्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेल, जो कि स्वीडन एंड श्वान ने दिया, एंड ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, जो रिडशॉ ने इसे दिया, रिडॉल्फ। Now the number, size and shape of cell. कुछ सेल्स यूनिसेलर हैं, बात किया भी हमने। बैक्टीरिया, ईस्ट, क्लेमाइडोमोनास, डायटम से एग्जाम्पल्स हैं जो यूनिसेलर हैं। ह्यूमन बॉडी में ट्रिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं। सेल्स ग्रुप करके, सेम टाइप की सेल्स ग्रुप करके टिश्यूज बनाती हैं, टिश्यूज मिलकर के ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन मिलकर के ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम्स मिलकर के ऑर्गेनिज्म को फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो ये हायरार्की होती है सेल की। स्मॉलेस्ट सेल नोन कौन सा है? पीपीएलओ, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम, 0.03 माइक्रोमीटर इसकी साइज है। बैक्टीरिया की साइज क्या होती है? 3 to 5 माइक्रोमीटर। बैक्टीरिया आपको पता है यूनिसेलुलर होते हैं और ये एनिमल सेल से 10 टाइम्स स्मॉलर होते हैं। तो बैक्टीरिया स्मॉल है, उससे बड़ा एनिमल सेल है, सबसे बड़ा प्लांट सेल है। आरबीसीज अराउंड 7 माइक्रोमीटर है। ऑस्ट्रिच एक लार्जेस्ट सेल है, दैट इज 75 मिलीमीटर लॉन्ग। तो प्लांट सेल सबसे बड़ी होती है, फिर एनिमल सेल होती है और फिर बैक्टीरियल सेल होती है। सेल इतने छोटे क्यों होते हैं? जब वो एक सर्टेन लिमिट पे पहुंचते हैं तो वो डिवाइड कर जाते हैं। वो डिवाइड इसलिए कर जाते हैं कि अगर सेल बहुत बड़ी हो जाए तो उसका क्या होगा? सरफेस एरिया एज कंपेयर टू वॉल्यूम कम हो जाएगा। जैसे इतनी बड़ी कोई चीज़ है, इसका सरफेस एरिया और इसी वॉल्यूम की कई चीज़ें हैं, कई ग्लोब्यूल्स हैं, तो किसका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा? सरफेस एरिया छोटे वाले का ज़्यादा होगा, ठीक है। सरफेस में ज़्यादा है, वॉल्यूम जबकि दोनों की बराबर है। तो जब सरफेस ज़्यादा होगा और सरफेस के थ्रू ही तो सारा एक्सचेंज ऑफ मटेरियल हो रहा है, तो अगर सरफेस एरिया बहुत बड़ा हो गया तो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल में प्रॉब्लम होगी। इसलिए जो सरफेस एरिया होता है इसको ज़्यादा रखने के लिए एक लिमिट के बाद सेल डिवाइड कर जाती है, ठीक है। सेल शेप, डिफरेंट शेप्स की सेल होती हैं, जैसे स्फेरिकल, पॉलीगोनल, डिस्क, क्यूबॉइडल, स्पिंडल शेप, फाइब्रस शेप, बहुत सारी तरह की सेल्स होती हैं। प्लांट सेल में सेल वॉल होती है, पता है आपको, जो हेक्सागोनल और पॉलीगोनल दिखाई देती हैं। सेल्स के बहुत सारी सेल्स होती हैं जो अपना शेप चेंज करती रहती हैं, फंक्शन के अकॉर्डिंग मूवमेंट हो रहा है तो शेप चेंज हो रहा है। और जनरली जिनमें सेल वॉल नहीं होती हैं एनिमल सेल्स में, जैसे अमीबा है और ल्यूकोसाइट्स हैं, इनमें स्यूडोपोडियाज पाए जाते हैं। जब ये मूव करते हैं तो स्यूडोपोडिया का फॉर्मेशन होता है, इसलिए इनका जो शेप होता है ये मीन्स डेफिनेट शेप नहीं होता है। टाइप्स ऑफ सेल, जिस सेल में प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस पाया जाता है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती हैं उन्हें कहते हैं हम प्रोकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल जिनमें थ्रू कैरियन, थ्रू न्यूक्लियस पाया जा रहा है, टिपिकल क्रोमोसोम्स, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स पाई जा रही है, ये सारी चीज़ें पाई जा रही है, न्यूक्लियोलस पाया जा रहा है, उसे हम कहते हैं यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल में
कोई मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल नहीं होता है, ठीक है। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये अंदर इनफोल्डेड हो जाती है, जिसे हम कहते हैं मीसोजोम्स, ठीक है। कुछ मीसोजोम्स में पिगमेंट होते हैं जिन्हें हम कहते हैं क्रोमैटोफोर्स। इनमें जो डीएनए पाया जाता है प्रोकैरियोट्स में, डीएनए जो होता है यूकैरियोट्स में, इन डीएनए से, डीएनए नेगेटिवली इंचार्ज होता है, पॉजिटिव प्रोटीन्स, बेसिक प्रोटीन्स जो होते हैं पॉजिटिव इन नेचर, वो प्रोटीन्स इनसे जुड़े होते हैं जिन्हें हम कहते हैं हिस्टोन प्रोटीन्स, ठीक है। लेकिन प्रोकैरियोट्स में ये हिस्टोन प्रोटीन्स नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। हिस्टोन प्रोटीन ये बहुत ही यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है यूकैरियोट्स का। ये हिस्टोन प्रोटीन्स प्रोकैरियोट्स में नहीं पाए जाते हैं। यूकैरियोट्स डीएनए जो होता है वो कॉम्प्लेक्स होता है हिस्टोन प्रोटीन से और वो क्रोमोसोम बनाता है। न्यूक्लियस में न्यूक्लियोलस पाया जाता है। डिफरेंट मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, प्लास्टिड, ये सारे पाए जाते हैं यूकैरियोट्स में। बैक्टीरिया में 4 बेसिक शेप्स हैं। बैसिलस जो रॉड शेप स्ट्रक्चर है, कोकस जो स्फेरिकल है, विब्रियो कॉमा शेप स्ट्रक्चर्स हैं और स्पाइरलम जो स्पाइरल स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, बैक्टीरियल सेल की हम बात करेंगे। इसमें 3 लेयर्स होते हैं। सबसे बाहर कैप्सूल होता है, उसके नेक्स्ट लेयर सेल वॉल की होती है और सबसे अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। इसको ध्यान से देखिएगा। कैप्सूल, कैप्सूल बहुत से बैक्टीरियाज में बाहर स्लाइमी कैप्सूल पाया जाता है। ये स्लाइमी कैप्सूल बना किससे होता है? दैट इज मेड अप ऑफ पॉलीसेकेराइड्स, ठीक है। कैप्सूल के नीचे सेल वॉल पाई जाती है। सेल वॉल ये अराउंड 10 माइक्रोमीटर थिक होती है और इसमें पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, सर्टेन इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स और ये बहुत इंपॉर्टेंट स्पेसिफिक अमीनो एसिड, डाई अमीनो पाइमेलिक एसिड, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। ये अमीनो एसिड बैक्टीरिया के सेल वॉल में पाया जाता है, डाई अमीनो पाइमेलिक एसिड और ग्लूकोज डेरिवेटिव म्यूरामिक एसिड। ये दोनों नाम बहुत अच्छे से याद कर लीजिए, डायअमीनो पाइमेलिक एसिड और म्यूरामिक एसिड जो ग्लूकोज डेरिवेटिव है, ये पाए जाते हैं सेल वॉल में, ठीक है। स्टेन करने की प्रॉपर्टीज के बेसिस पे बैक्टीरिया को 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम स्टेन होता क्या है? ग्राम स्टेन में हम जो चीजें यूज करते हैं, सबसे पहला है डाई। कौन सी? क्रिस्टल वॉयलेट स्टेन, क्रिस्टल वॉयलेट डाई यूज करते हैं। मॉर्डेंट क्या होता है? ग्राम आयोडीन मॉर्डेंट यूज होता है। डीकलराइजिंग एजेंट इथाइल अल्कोहल और काउंटर स्टेन सैफरन। जो ग्राम स्टेन किसके नाम पे दिया गया है? जिस साइंटिस्ट ने इसे डेवलप किया था इस टेक्निक को, हैंस क्रिश्चियन ग्राम, 1884 में इस टेक्निक को डेवलप किया था। इसके नाम पे इसे ग्राम स्टेनिंग कहा जाता है, ठीक है। ये ग्राम स्टेन ये डिस्टिंग्विश करता है ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पे ऑन द बेसिस ऑफ दिस स्टेनिंग प्रॉपर्टी। जो बैक्टीरिया वॉयलेट, क्रिस्टल वॉयलेट और आयोडीन के डाई का कॉम्प्लेक्स, इसका जो पर्पल कलर है, इससे स्टेन होते हैं, उसे कहते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। और जो काउंटर स्टेन लेते हैं सैफरन, उसे कहते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ठीक है। अब इसे करते कैसे हैं इसे देख लीजिए। सबसे पहले स्लाइड पे बैक्टीरिया का स्मीयर बना लिया जाता है, एक पतली परत बना ली जाती है, फिर उसको डिप किया जाता है, उस पर डाल दिया जाता है क्रिस्टल वॉयलेट 1 मिनट के लिए, फिर उसको वाटर से वॉश कर देते हैं एक्स्ट्रा क्रिस्टल वॉयलेट के लिए, फिर उसे डिप करते हैं ग्राम आयोडीन सॉल्यूशन में,
फिर वाटर से वॉश करते हैं। अब इसके बाद जो है वो सारे बैक्टीरियाज जो होंगे वो वॉयलेट और आयोडीन की वजह से ये पर्पल कलर के हो जाएंगे, चाहे वो ग्राम पॉजिटिव हो या ग्राम नेगेटिव हो, ठीक है, दोनों। अब इसके बाद इसे डालते हैं डीकलराइजिंग एजेंट एब्सोल्यूट इथाइल एल्कोहल। एब्सोल्यूट मीन्स 100% इथाइल एल्कोहल। तो एब्सोल्यूट इथाइल एल्कोहल क्या करता है, ये डिकलराइज करता है। जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं ये स्टेन को रिटेन किए रहते हैं, जो वॉयलेट और आयोडीन स्टेन है उसको रिटेन किए रहते हैं, लेकिन जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज होते हैं वो वॉश आउट हो जाते हैं इस वॉयलेट आयोडीन कॉम्प्लेक्स से, ठीक है। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया वॉयलेट कलर रिटेन किए रहते हैं, ये वॉश आउट नहीं होते हैं, और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो होते हैं इनके सेल वॉल पे ये जो स्टेन होता है ये वॉश आउट हो जाते हैं। अब जब दोनों को डिप किया जाता है सैफ्रनिन में जिसका कलर रेड है, तो पिंक या रेड, पिंक ही कहेंगे, डार्क पिंक कलर है, तो ये जब सैफ्रनिन में उसको डिप किया जाता है, क्योंकि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया वॉयलेट कलर लिया हुआ है तो वो कलर नहीं लेता है, लेकिन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो डिकलराइज हो गया था वो कलर ले लेता है और पिंक कलर का हो जाता है। तो हमें फ्लाइट्स में अब दो तरह के बैक्टीरिया दिखते हैं, कुछ हमें वॉयलेट पर्पल कलर के दिखाई देते हैं और कुछ पिंक कलर के दिखाई देते हैं। जो पिंक वाले हैं वो ग्राम नेगेटिव हैं और जो पर्पल कलर वाले हैं वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियाज हैं, ठीक है। क्यों ऐसा होता है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है ना उसमें थिक लेयर होती है पेप्टिडोग्लाइकॉन की, ठीक है। पेप्टिडोग्लाइकॉन की थिक लेयर होती है जिसमें कि बहुत सारे न्यूमरस टिकोइक एसिड की क्रॉस लिंकिंग होती है, नाम याद रखिएगा। पेप्टिडोग्लाइकॉन की थिक लेयर होती है ग्राम पॉजिटिव में और ग्राम नेगेटिव में थिन लेयर होती है। तो इसलिए ये रजिस्ट कर जाते हैं डीकलराइजेशन से। इथेनॉल जो डीकलराइजेशन करता है उससे ये रजिस्ट कर जाते हैं, क्योंकि ये टाइटली बाउंड हो जाते हैं आयोडीन और वॉयलेट कलर से, ये टाइटली बाउंड हो जाते हैं जिससे जो ये डिकलराइज नहीं होते हैं। और बैक्टीरिया में जो होती है ये वॉल तो थिक होती है और इसमें फैटी एसिड सब्सटेंस, लिपिड सब्सटेंस ये कम होता है, इसलिए भी ये डिसॉल्व नहीं होते हैं इथाइल एल्कोहल में। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में सेल वॉल थिन होती है, ठीक है, पतला लेयर होता है पेप्टिडोग्लाइकॉन का, और इसमें लिपिड की लेयर मोटी होती है जो कि सॉल्वेंट में इथाइल एल्कोहल में डिसॉल्व हो जाती है, जिसकी वजह से वो डिकलराइज हो जाता है स्टेन, ठीक है। जो वॉयलेट स्टेन है वो डिकलराइज हो जाता है। अब जब काउंटर स्टेन सैफ्रनिन उसमें ऐड करते हैं तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज पिंक कलर के हमें दिखाई देते हैं। जैसे एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया बताया मैंने पेप्टिडोग्लाइकॉन की मोटी लेयर होती है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में पतली लेयर होती है। ग्राम पॉजिटिव नेगेटिव बैक्टीरिया में लिपिड की मोटी लेयर होती है, ग्राम नेगेटिव में लिपिड की मोटी लेयर होती है और ग्राम पॉजिटिव में नहीं होती है, ठीक है। इसको और माइक्रोस्कोपिक वे में अगर हम देखें तो नेगेटिव में देखिए लाइपोप्रोटीन की लेयर है जो कि डिसॉल्व हो जाएगी इथाइल एल्कोहल से, और पेप्टिडोग्लाइकॉन की पतली लेयर है, जबकि ग्राम पॉजिटिव में मोटी लेयर है पेप्टिडोग्लाइकॉन की जो रिटेन किए रहती है वॉयलेट स्टेन को, टिकोइक एसिड भी है जो क्रॉस लिंकिंग करता है, ठीक है। तो इस वजह से जो फर्स्ट स्टेन है वो रिटेन्ड रहता है। नेक्स्ट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो सबसे पहले क्या हो गया, कैप्सूल, जिसे ग्लाइकोकैलिक्स भी कहते हैं, कैप्सूल। कैप्सूल के बाद सेल वॉल पढ़ लिया हमने, और नेक्स्ट लेयर इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, ठीक है, और ये सिमिलर होता है यूकैरियोट्स के प्लाज्मा मेम्ब्रेन से स्ट्रक्चरली सिमिलर होता है। नेक्स्ट इज मीसोसोम। मीसोसोम जो
इन फोल्डिंग्स हो जाती हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, उसे हम कहते हैं मेसोसोम्स। तो स्ट्रक्चर के बेसिस पे ये वेसिकल्स भी फॉर्म कर लेते हैं, या ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, या लैमेली लाइक, एक के ऊपर एक लैमेली लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेते हैं। ठीक है, ये सारे मेसोसोम्स हैं। मेसोसोम्स का काम क्या है? सेल वॉल फॉर्मेशन, डीएनए रेप्लिकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रोमोसोम इन डॉटर सेल, रेस्पिरेशन, सिक्रीशन, क्योंकि इसमें माइटोकॉन्ड्रिया टाइप की जो चीज तो होती नहीं है, तो इसका काम भी ये मेसोसोम्स ही करते हैं। सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ग्रेविटेशन की वजह से। एंजाइमेटिक कंटेंट होता है इसमें, कुछ फ्लूइड्स होते हैं जिनमें एंजाइमेटिक कंटेंट होता है, जो वेसिकल्स होती हैं। तो इसके बहुत सारे फंक्शंस हैं मेसोसोम्स के। नेक्स्ट इज क्रोमेटोफोर्स। जिन मेसोसोम्स में जो मेसोसोम्स वेसिकल फॉर्म कर ली और उसके अंदर पिगमेंट पाया जा रहा है, उसे हम क्या कहेंगे? क्रोमेटोफोर्स। जैसे कि साइनोबैक्टीरिया में। न्यूक्लियोइड, न्यूक्लियस टाइप का तो कोई स्ट्रक्चर इसमें नहीं होता है, तो ये मेम्ब्रेन से बाउंडेड तो होता नहीं है, तो ये नॉन मेम्ब्रेनस जीनोमिक डीएनए जो होता है, जेनेटिक मटेरियल, उसे क्या कहते हैं? न्यूक्लियोइड। दूसरे प्रोटीन्स इसमें होते हैं लेकिन हिस्टोन प्रोटीन्स नहीं होते हैं। बहुत से बैक्टीरियाज में छोटे जो होते हैं सर्कुलर डीएनए, इनके साइटोप्लाज्म में इस जीनोमिक डीएनए के अलावा सर्कुलर डीएनए साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं, जिसे कहते हैं प्लाज्मिड। ठीक है, इसका यूज बहुत ज़्यादा बायोटेक्नोलॉजी में होता है, और इसमें बहुत यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स इन डीएनए में पाए जाते हैं, कि जैसे रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक्स वाला जीन जो है, एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंस कुछ बैक्टीरिया शो कर रहे हैं, तो उसका जीन जो प्रेजेंट होता है वो प्लाज्मिड पे प्रेजेंट होता है, वो जीनोमिक डीएनए में प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज फ्लैजेला। फ्लैजेला जो है थिन फाइब्रस एक्सटेंशंस हैं जो सेल वॉल से निकले रहते हैं। इनका नंबर और अरेंजमेंट ये डिफरेंट बैक्टीरियाज में डिफरेंट होता है। 3 पार्ट्स होते हैं इसमें, फिलामेंट, हुक और बेसल बॉडी। सबसे बड़ा पार्ट इसका कौन सा है? फिलामेंट, जो बाहर एक्सटेंडेड होता है, बाहर आउटर सरफेस पे। फंक्शन क्या है? मूवमेंट। नेक्स्ट इज फिलाई एंड फिम्ब्री। ये भी सरफेस के स्ट्रक्चर्स हैं, लेकिन इनका रोल मोटिलिटी में नहीं है। ठीक है, फ्लैजेला का रोल मोटिलिटी में है, फिलाई और फिम्ब्री का रोल मोटिलिटी में नहीं है। फिलाई जो है ये इलॉन्गेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स हैं जो एक स्पेशल प्रोटीन पिलिन के बने होते हैं, और इनका काम कॉपुलेशन में होता है। ठीक है, बैक्टीरियाज में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं उसमें कॉपुलेशन में इन फिलाइज का यूज होता है। नेक्स्ट इज फिम्ब्री। ये ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो चारों सराउंड करते हैं सेल्स को, और ये बैक्टीरियाज को रॉक पे अटैच करने के लिए या होस्ट की बॉडी पर अटैच करने के लिए ये होते हैं, मदद करते हैं उसमें। नेक्स्ट इज राइबोसोम्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये राइबोसोम्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन से एसोसिएटेड होते हैं प्रोकैरियोट्स में। साइज कितनी होती है? 15 नैनोमीटर टू 20 नैनोमीटर इन साइज। 2 सब यूनिट्स के मिलकर बने होते हैं, एक स्मॉलर सब यूनिट 30S और लार्जर सब यूनिट 50S का मिलकर बना होता है राइबोसोम। ये 30S और 50S राइबोसोम ये मिलकर बनाते हैं 70S राइबोसोम। तो प्रोकैरियोट्स में जो राइबोसोम होते हैं वो कौन से होते हैं? 70S, और यूकैरियोट्स में जो राइबोसोम होते हैं वो होते हैं 80S। ठीक है, अब इसको प्लस मतलब ये 30 प्लस 50 मत करिएगा कि ये 80 आना चाहिए, ऐसा नहीं है। 30S इसका सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट है, 50S इस यूनिट का सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट है, और पूरा मिला के सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट दोनों यूनिट मिला करके जो राइबोसोम पाया जाता है बैक्टीरियाज में, दैट इज 70S। वो
इसका सेडिमेंटेशन 70 जो है वो उसका सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट है। सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट होता क्या है, जब हम सेंट्रीफ्यूज करते हैं राइबोसोम्स को तो वो सेडिमेंट होते हैं सेंट्रीफ्यूगल ट्यूब्स में, और उसके बेसिस पे एक फॉर्मूला बना करके फॉर्मूला के बेसिस पे उसका सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट निकाला जाता है कि उसका सेंट्रीफ्यूगल मशीन में जो रोटर लगा हुआ है उससे उसका रेडियस क्या है, एंगुलर वेलोसिटी क्या है, उसके बेसिस पे सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट निकालते हैं। ठीक है, सेडिमेंटेशन की रेट क्या है और उसकी एंगुलर वेलोसिटी और रेडियस क्या है उसके बेसिस पे। तो यूकैरियोट्स में जो है वो 80S राइबोसोम पाया जाता है और प्रोकैरियोट्स में 70S राइबोसोम पाया जाता है। 50S सब यूनिट में क्या क्या होता है, 50S सब यूनिट में 5S RNA होता है और 23S RNA होता है, और 30S सब यूनिट में 16S RNA होता है। ठीक है, RNA, ये सारे जितने भी RNA हैं ये कौन से RNA है, RNA, राइबोसोमल RNA। RNA भी तीन तरह के होते हैं, राइबोसोमल RNA, मैसेंजर RNA एंड ट्रांसफर RNA। तो राइबोसोम्स में जो RNA पाए जाते हैं वो होते हैं RNA, राइबोसोमल RNA। तो ये 5S और 23S RNA 50S सब यूनिट में पाया जाता है, और 16S सब यूनिट में 16S RNA जो है वो 30S सब यूनिट में पाया जाता है। ये प्रोकैरियोट्स में। यूकैरियोट्स में 60S सब यूनिट होता है और 40S सब यूनिट होता है। 60S सब यूनिट में 5S RNA, 5.8S RNA एंड 28S RNA पाए जाते हैं, और स्मॉलर यूनिट जो 40S सब यूनिट का है उसमें 18S RNA पाए जाते हैं। ठीक है, राइबोसोम्स जो होते हैं वो ट्रांसलेशन की साइट होती है, मतलब प्रोटीन सिंथेसिस। ट्रांसलेशन मतलब प्रोटीन सिंथेसिस। ट्रांसक्रिप्शन मतलब क्या होता है, डीएनए से mRNA का बनना, दैट इज ट्रांसक्रिप्शन। mRNA से प्रोटीन का बनना, दैट इज ट्रांसलेशन। तो mRNA से प्रोटीन का बनना ये कहाँ पर होता है, ये राइबोसोम्स पर होता है। ठीक है, तो एक mRNA से बहुत सारे राइबोसोम्स अटैच होते हैं, जिसे हम कहते हैं पॉलीराइबोसोम्स या पॉलीसोम्स, और जिसपे प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। पॉलीपेप्टाइड चेन्स है, ये ही क्या बनाएंगी, प्रोटीन्स बनाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट इज इंक्लूजन बॉडीज। सेल के अंदर, बैक्टीरियल सेल के अंदर कुछ नॉन मेम्ब्रेनस रिजर्व मटेरियल्स जो होते हैं वो स्टोर्ड होते हैं। कुछ रिजर्व मटेरियल जो होते हैं वो किसी मेम्ब्रेन के अंदर बाउंड नहीं होते हैं, वो इसी तरह से साइटोप्लाज्म में फ्री रहते हैं। होते क्या क्या हैं, जैसे फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स, साइनोफाइसियन ग्रैन्यूल्स, ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स, गैस वैक्यूल्स, ये किसी मेम्ब्रेन से कवर्ड नहीं होते हैं, ये इसी तरह से साइटोप्लाज्म में रहते हैं, जिसी को हम कहते हैं इंक्लूजन बॉडीज। ठीक है, ये गैस वैक्यूल्स जैसे हैं, ये ब्लू, ग्रीन, पर्पल फोटोसिंथेटिक बैक्टीरियाज में पाए जाते हैं। ओके, तो हमने प्रोकैरियोट्स पढ़ लिया, अब यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, तो यूकैरियोटिक सेल नेक्स्ट वीडियो हमारा होगा यूकैरियोटिक सेल। तब तक के लिए ठीक है, देखते रहिए, अपने चैनल को वॉच करिए, शेयर करिए, ऑनलाइन वॉच करने की कोशिश करिए, डाउनलोड मत करिए, प्रमोट करिए, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, चैनल के साथ बने रहिए, पढ़ते रहिए। एग्जामिनेशंस करीब हैं आपके, इसलिए पढ़ाई पे बहुत ध्यान दीजिए, मोटिवेटेड रहिए, जहाँ भी कुछ समझ में ना आए उसे बार बार पूछिए। वीडियोस को बहुत इजी तरीके से, बहुत इजी लैंग्वेज में वीडियो को मैं बनाने की कोशिश करती हूँ कि आप एक बार इसको वीडियो को 2 बार 3 बार वॉच कर लें अगर, तो आपको चैप्टर प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो इजी चैप्टर है, काफ़ी कुछ पढ़ा हुआ है, 50% आपका पहले से पढ़ा होगा, 50% नया कुछ होगा। ध्यान से पढ़िएगा। तब तक के लिए गुड डे, बाय बाय।
अपना ध्यान रखिए।